सो नाउ प्रोसीडिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड है, जिसमें क्वेश्चन डिमांड करता है हमसे डिस्कस द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया फ्रॉम 1757 टू 1857। इंडिया में जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ले आई गई थी राइट फ्रॉम 1757 टू 1857, उनका जो है आपको इकोनॉमिक इंपैक्ट बताना है। हिंदी में देखें, 1757 से 1857 तक भारत में ब्रिटिश नीतियों का जो आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करें, आर्थिक प्रभाव पर चर्चा करें। इसको जो है आपको 200 वर्ड में लिखना है। ये 12 मार्कर क्वेश्चन है, 12 मार्क का क्वेश्चन है। तो ब्रॉडली इस क्वेश्चन को हमें 200 वर्ड में डील करना है, 200 वर्ड में हमें इस क्वेश्चन को डील करना है। तो जो हमारी फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जो आंसर होगा उसको जो स्ट्रक्चरिंग होगी वो उसी कन्वेंशनल अप्रोच पे इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के बिहार पे हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ड की लिमिटेशन यहाँ पे है, 200 वर्ड में इस आंसर को रिप्रेजेंट करना है, तो अपने इंट्रोडक्शन को अराउंड 30 टू 40 वर्ड्स में हम रखेंगे, कंक्लूजन को सिमिलरली 20 टू 30 वर्ड्स में रखेंगे, एंड बॉडी ऑफ द आंसर में जो हम मेन जो कंटेंट डालेंगे वो अराउंड 100 टू 130 वर्ड्स के अराउंड जो है अपने आंसर को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि अराउंड 200 वर्ड में हम अपने आंसर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अप्रोच डिफर कर सकता है, पॉइंट के फॉर्मेट में इस आंसर को लिख सकते हैं, सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देके हम जो है जो भी इस आंसर के सब्सटेंस में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ, अब सबसे पहला हमारा काम जो होता है एग्जामिनेशन में, जब हम क्वेश्चन को पढ़ें तो सबसे पहले की टर्म्स को देखेंगे, की टर्म्स क्वेश्चन में क्या रखे गए हैं और क्वेश्चन की डिमांड क्या है। राइट, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसके बारे में हमें सबसे पहले जो है एग्जामिनेशन में एक फर्स्ट ग्लिम्स में ही क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है पहले उसको हम डिकोड कर लेते हैं, जो कि आपको मेंटली ही माइंड में ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखते ही ये फ्रेमवर्क आपके माइंड में डेवलप हो जाना चाहिए। इसमें जो कंटेक्स्ट है, क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है वो सबसे पहले कंटेक्स्ट जो है वो ब्रिटिश पॉलिसी के से रिलेटेड है। यहाँ पे जो ब्रिटिश पॉलिसीज की बात की जा रही है, जो इंडिया में लेके आई गई थी ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश पॉलिसीज लेके आई, उनके इम्पैक्ट के बारे में पूछी जा रही है। और किस पर्सपेक्टिव में इम्पैक्ट, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में इम्पैक्ट पूछी जा रही है कि इंडियन इकोनॉमी पे इन ब्रिटिशर्स की पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। राइट, क्या इम्पैक्ट पड़ा था ये आपको जो है क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। और स्पेसिफिक टाइमलाइन क्वेश्चन ने यहाँ पे मेंशन की है कि इसको जो है अराउंड जो हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम है 1757 से लेके 1857 तक जो भी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज लेके आई गई उनके बारे में आपको रेफरेंस देते हुए ये वैलिडेट करना है कि इसका, इन पॉलिसीज का इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी में क्या पड़ा है। यानी कि वैल्यू एडिशन के पर्सपेक्टिव से आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज लेके आई गई उनके बारे में आपको मेंशन करना है कि क्या पॉलिसीज जो है ब्रिटिशर्स लेके आए। राइट, वैल्यू एडिशन में आपको ये यहाँ पे मेंशन करना है कि क्या पॉलिसीज लेके आए, एंड सब्सिक्वेंट उन पॉलिसीज का थोड़ा सा आप जो है की रेफरेंस देके, की रेफरेंस बहुत माइन्यूट फॉर्म में देके फर्दर जो आप उसकी एनालिसिस करेंगे। राइट, उनकी एनालिसिस करेंगे कि इनका ब्रॉडर जो है इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। तो कोर कंटेक्स्ट जो है, क्वेश्चन का जो कंटेक्स्ट है ब्रॉडली इसी थीम पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यूपीएससी की तरह बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 200 वर्ड में एक क्वेश्चन डिमांड करने की बात बोल रहा है। तो हमने ये समझ लिया कि आखिर हमें क्वेश्चन को कीली जो है एड्रेस कैसे करना है, क्या डिमांड है। नाउ अब आते हैं इसके स्ट्रक्चरिंग पे हम आते हैं कि जो आंसर का स्ट्रक्चर होगा उसको हम कैसे करेंगे। तो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे आंसर की वही है कि सबसे पहले हम जो है इस क्वेश्चन की जो कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कंटेक्स्ट को हमने डिकोड किया है उसको अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बिगिन करेंगे। राइट, इंट्रोडक्शन से हम अपने आंसर को बिगिन करेंगे और इंट्रोडक्शन में हम एग्जामिनर को अपनी कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में रेफरेंस देंगे कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा है एंड प्रॉपर्ली समझा है, और जो भी डिस्कशन हम अभी करने वाले हैं उसी के थीम के प्रेमाइस पे उसका एक ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन हमारे इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा। राइट, तो एग्जामिनर को एक अवेयरनेस हो जाएगी कि जो कैंडिडेट है वो वेल अवेयर है कि उसने क्वेश्चन की डिमांड को समझा है, एंड ब्रॉडर जो है एक
थीम जो है फर्दर जो है थीम का रिप्रेजेंटेशन अपने इंट्रोडक्शन में कर रहा है, जो कि वो बॉडी ऑफ द आंसर में लिखने वाला है। तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया हमने। सबसे पहला जो हमारा काम है अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करने का, वो हम इंट्रोडक्शन में ही अपने इन्फ्यूज करेंगे। नाउ इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है, जो कोर कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन उसके प्रेमाइज में, यानी कि यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसीज की बात की जा रही है, राइट। तो इंट्रोडक्शन में ब्रिटिश पॉलिसीज का रेफरेंस और उन ब्रिटिश पॉलिसीज का कोरिलेशन विद द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन इंडिया किया हमें जो है रेफर करने की जरूरत है। तो इंट्रोडक्शन को भी हिस्ट्री जैसे स्टैटिक टॉपिक में हम वैरायटी ऑफ अप्रोचेस से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई एक कन्वेंशनल अप्रोच ना हो, अलग अलग तरीके जो हैं हम जो है अपने इंट्रोडक्शन में ला सकते हैं, ताकि हमारी जो आंसर कॉपी है, जो हमारा आंसर है, हमारे पीयर ग्रुप से थोड़ा डिफर हो सके, राइट। अलग अलग अप्रोचेस में जा सकते हैं, राइट। थोड़ी एक इनोवेशन कर सकते हैं, एक कन्वेंशनल अप्रोच से, डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच से अलग होकर थोड़ा अलग हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, जो कि हम अपने हर एक आंसर में करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में क्रिएट हो कि इंट्रोडक्शन को भी वैरायटी ऑफ अप्रोचेस से एक स्टैटिक टॉपिक को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन मैं अगर बोलूँ तो 3 डिफरेंट अप्रोचेस से हम लिख सकते हैं, राइट। 3 डिफरेंट अप्रोचेस से लिख सकते हैं। पहला जो है क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अपने आंसर का इंट्रोडक्शन बिगिन कर सकते हैं। अब ये क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे इंट्रोडक्शन बिगिन करेंगे, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफरेंस दे सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है कि आप 1757 से लेके 1857 तक जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनकी इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, यानी क्रोनोलॉजी उसने दे रखी है ऑलरेडी आपको 1757 से 1857 से। तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रिटिशर्स पॉलिसीज के बारे में एक ब्रीफ से हिंट दे सकते हैं क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव में कि 1757 के बाद जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज आई उनका 1 या 2 रेफरेंस दे सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स their policies were implemented in India। ब्रिटिशर्स इंडिया में जब आए तो प्रोमिनेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, राइट, ट्रेडिंग के पर्पज से आई थी। लेकिन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और इन दो वॉर ने टोटल इंडियन सिनेरियो पे जो ब्रिटिशर्स रूल करेंगे उस सीन को ही ऑल टुगेदर बदल दिया। और इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसमें एक टेक्टोनिक शिफ्ट क्रिएट किया। टेक्टोनिक शिफ्ट कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी ट्रेडिंग करने के लिए, लेकिन इस वॉर के बाद, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ट्रेडिंग के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी है, वो इंडिया में उसका रोल शुरू हो जाता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इंडिया में उसका शुरू होता है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज या कुछ ऐसी इंडिविजुअल पॉलिसीज जो है कंपनी के बिहाफ पे जो इंडिया में इंप्लीमेंट होगी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, वो लेके आती है। तो हम यहाँ क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डाल सकते हैं कि विद एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, the Britishers policies shaped the Indian economy, right? Shaped the Indian economy। कुछ ब्रीफ सा रेफरेंस हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में ही हम डाल सकते हैं जमींदारी सिस्टम के अलावा सिमिलर जो है 1793 में, राइट, 1793 में जो है परमानेंट लैंड सेटलमेंट की बात की जाती है, राइट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट की बात की जाती है, लैंड सेटलमेंट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट ऐसे जो है ब्रिटिशर्स पॉलिसीज लेके आए गए 1793 में। सब्सिक्वेंट फर्दर जो है ट्रेड पॉलिसीज लेके आएंगे। ट्रेड पॉलिसीज में क्या किया गया? टैरिफ पॉलिसीज लेके आई गई, राइट। सब्सिक्वेंट अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी मोर प्रोमिनेंटली टैरिफ पॉलिसीज लेके आती है। टैरिफ पॉलिसी के साथ साथ कुछ एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी लेके आती है सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड पे, राइट, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स लेके आती है। तो अपने इंट्रोडक्शन में ये 2-3 जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज हैं जो कि 1757 से लेके 1857 के बीच में लेके आए गई, इनको जो है क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर रेफर कर सकते हैं, राइट, इन पॉइंट्स को रेफर कर सकते हैं और एक ब्रीफ सा दे सकते हैं हिंट जो है, राइट, इन ब्रिटिश पॉलिसीज के रेफरेंस में कुछ ब्रीफ सा हिंट दे सकते हैं कि इन ब्रिटिशर्स पॉलिसीज ने जो है इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या किया? एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट किया, एग्रीगेरियन डिस्ट्रेस, इंडेप्टनेस, कर्ज की जो टेंडेंसी है वो डेवलप की, पॉवर्टी परपेचुएट हुआ ये ब्रिटिशर्स के इन पॉलिसी से रिलेटेड,
राइट। तो ये इंट्रोडक्शन में क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें टाइमलाइन का रेफरेंस देते हुए कि राइट फ्रॉम 1757 टू 1857 ब्रिटिशर्स पॉलिसी शेप्ड द इंडियन इकोनॉमी, राइट, इंडियन इकोनॉमी कॉजिंग रैम्पेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ एग्रीकरियन डिस्ट्रेस, इंडेप्टनेस एंड पॉवर्टी, राइट, इन पॉवर्टी, ऑल बिकॉज ऑफ the implemented Britishers policies like zamindari system, permanent land settlement and subsequent tariff policies और agrarian reforms। तो अपने इंट्रोडक्शन में ही एक contextual understanding chronology के पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं और फैक्चुअल इनपुट में ये की टर्म्स का यूज कर रहे हैं, की टर्म्स का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और एग्जामिनर को स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्वे कर रहे हैं कि हमें फैक्चुअल इनपुट इस आंसर का प्रॉपरली पता है, राइट, जो कि एक प्रॉपर इंप्रेशन क्रिएट करेगा और इन पॉलिसीज का ब्रॉडर एक समराइज फॉर्म में क्या इंपैक्ट पड़ा है वो हम कहीं ना कहीं अपने इन 30-40 वर्ड्स के इंट्रोडक्शन में अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो एक क्रोनोलॉजिकल बेस्ड पर्सपेक्टिव हो गया कि 1793 में ये लेके आया गया, सब्सिक्वेंट 19th सेंचुरी में टैरिफ पॉलिसी, एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स लेके आए, राइट, एक ये अप्रोच हो गया, राइट, एंड सब्सिक्वेंट इस क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बियॉन्ड जो है हम कुछ और इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का तरीका जो है कुछ अलग तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना में भी हम अपने इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं, राइट, कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना से भी अपने आंसर को जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना क्या हुआ, क्वेश्चन की कोर डिमांड ही ये कोई क्रोनोलॉजी के साथ कॉज एंड इफेक्ट पूछ रहा है कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थी जो कि कॉज है उसका इफेक्ट जो है इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ा, राइट, तो कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना पे ही क्वेश्चन की डिमांड है। तो इंट्रोडक्शन की भी बिगिनिंग हम ऐसे ही कर सकते हैं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मेंशन कर सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थी जो कि कॉज था, दैट इज दीज पॉलिसीज, ये जो पॉलिसीज में यहाँ पे मेंशन की गई हैं इनका जो इम्पैक्ट था वो इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट कर रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, नेटिव इंडस्ट्रीज को लॉस हो रहा है, एग्रीकरियन डिस्ट्रेस हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो उनका डेनिग्रेशन हो रहा है, डिबेकल हो रहा है, राइट, पॉवर्टी कॉज हो रही है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन को कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट, इंट्रोडक्शन का ये एक अप्रोच हो सकता है, इन्हीं पॉइंट्स को हम कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर अगर थर्ड पर्सपेक्टिव हम इंट्रोडक्शन का रखें, थर्ड पर्सपेक्टिव अगर रखें तो एक कॉन्ट्रास्ट या कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव से भी अपने इंट्रोडक्शन को हम इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोमिनेंटली 1857 से लेके 1857 तक जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थे उनके इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट के पर्सपेक्टिव से जो अगला मेथोडोलॉजी इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट के लिए हम रख सकते हैं वो कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से अपने इंट्रोडक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन कैसे करें, राइट, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये आपको ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम ब्रीफ सा रिफ्लेक्शन दे सकते हैं इंडिया के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। बिफोर 1757 ब्रिटिशर्स के आने से पहले, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हुई, उनके बारे में यहाँ पे हम रेफर कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर कंपेरिजन की बात करें तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं India was referred as golden bird due to its trade surplus and flourishing trade and commerce. However, with advent of Britishers, their policies led to
industrialization agrarian distress and debacle of socio-economic indicators. सोशियो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, राइट। तो यहां पे हमने प्रोमिनेंटली एक कंपैरिजन, एक कॉन्ट्रास्ट किया है कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया को जो है गोल्डन बर्ड बोला जाता था, सोने की चिड़िया बोला जाता था, राइट। और ये सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था? ड्यू टू इट्स ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस की वजह से। और ट्रेड सरप्लस कैसे होगा? इंडिया ग्लोबल मार्केट में ब्रिटिशर्स के आने से पहले एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, गुड्स का एक्सपोर्ट ज्यादा करता था और इंपोर्ट कम करता था। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो होते थे गोल्ड कॉइन्स, जो कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में बहुत ही हेल्प करते थे, इसीलिए इंडिया को गोल्डन बर्ड बोला जाता था, ट्रेड सरप्लस की वजह से। और कन्वेंशनली इंडिया का जो ट्रेड एंड कॉमर्स था, मोर स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री थी, एग्रीकल्चर जो हमारे एंटिटीज थी, वो क्वाइट फ्लरिशिंग थी, क्वाइट डेवलप थी। तो ये जो फ्लरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया का था, राइट, कन्वेंशनली बिफोर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या बिफोर एडवेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हाउएवर पोस्ट देयर एडवेंट, पोस्ट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो उनकी गवर्नमेंट, जो उनकी पॉलिसीज थी, राइट, जो उनकी पॉलिसीज थे वो इंडिया में क्या लेके आई? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चरियन डिस्ट्रेस क्रिएट किया, एग्रीकल्चरियन डिस्ट्रेस क्रिएट किया। और एक ब्रॉडर टर्म, क्योंकि हम इतने इंट्रोडक्शन में ये सारे टर्म्स को नहीं डाल सकते, पॉवर्टी, हंगर, ये सारी चीजें, तो डिबेकल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सोशियो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इन टर्न रिफ्लेक्ट पॉवर्टी, हंगर, इलिटरेसी, वुमेन का रोल डिग्निग्रेट हो गया, राइट, इनइक्वालिटी क्रिएट हुई। तो ये सोशियो-इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का डिबेकल हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स एंड मोर स्पेसिफिक देयर पॉलिसीज व्हिच वर बीइंग इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। तो हमने यहां पे एक कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। तो यू कैन सी कि इस क्वेश्चन को तीन डिफरेंट तरीके से, इस क्वेश्चन की जो भूमिका है, उसकी प्रस्तावना को हम जो है यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला अप्रोच हमने यहाँ देखा कि क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जहां हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसीज के बारे में बता दिया और पॉलिसीज को जो इम्पैक्ट है अलग अलग टाइम पीरियड पे, अलग अलग टाइम स्केल पे, उसका रेफरेंस हमने दे दिया। या सेकेंड पार्ट में जो है कॉज एंड इफेक्ट फिनोमेना से हमने अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट किया कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई गई थी उनका इफेक्ट क्या था। कॉज तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसका इफेक्ट क्या है? एग्रीकल्चरियन डिस्ट्रेस, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडेप्टनेस, पॉवर्टी, राइट, ये सारे क्या है? इफेक्ट हैं। तो कॉज एंड इफेक्ट से हम दूसरा इंट्रोडक्शन, या मुझे जो लगता है मोस्ट सुटेबल जो है, ये एक कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन बेस्ड इंट्रोडक्शन इस आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी कितने कीवर्ड्स हैं, 30-40 वर्ड में ही आपने जो है कीवर्ड्स काफी यहाँ पे यूज कर लिए हैं, जो कि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है कि आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, जिसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपकी प्रीवियस जो अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया एक ट्रेड सरप्लस कंट्री थी, गोल्डन बर्ड कहा जाता था, इसको आप 2 लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, तो जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है उसको कहीं ना कहीं अपने इंट्रोडक्शन में आपने ब्रीफली रिफ्लेक्ट कर दिया है कि पहले सब कुछ सही था, इकोनॉमी वाज डीपली फ्लरिशिंग, लेकिन विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उनका डिबिकल डाउनफॉल हुआ है। ये हमने अपने इंट्रोडक्शन में अराउंड 30 to 40 वर्ड्स यू कैन सी कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। 5 to 6 कीवर्ड्स हैं जो कि एक एग्जामिनर, एक इवैल्यूएटर को इन्फोर्स करेंगे आपको इंट्रोडक्शन में अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा मार्क्स रिवॉर्ड करने के लिए। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके मेंस में आंसर कॉपीज को अलग रिप्रेजेंट करती हैं, अलग इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। ऐसे छोटे छोटे एफर्ट जो आपको डालने पड़ेंगे जो कि आपके आंसर में वैल्यू एडिशन क्रिएट कर सके। नाउ सब्सिक्वेंट अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारी जो क्वेश्चन है उसके बॉडी ऑफ द आंसर में, कि जो बॉडी ऑफ द आंसर है उसको हम ब्रॉडली जो है इलेबोरेट करेंगे। तो जो बॉडी ऑफ द आंसर लिखेंगे उसमें जो कोर डिमांड है दैट इज इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडियन इकोनॉमी। तो यू कैन गिव दिस हेडिंग अपने मेंस आंसर में डाल सकते हैं, इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज
टाइम स्केल जो है आप 1757 से 1857 जो क्वेश्चन में रखा है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे रख सकते हैं, और प्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो आपने हेडिंग डाली है उसको ऐसे आप जो है बॉर्डर लाइन कर दें, एक हेडिंग क्रिएट कर ले ताकि एग्जामिनर को क्लैरिटी हो। मेंस में इतना टाइम नहीं रहता साफ सुथरा लिखने का, स्पेस आपको इतना ही अवेलेबल होता है। तो सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन पे भी आपको ध्यान देना है कि जो आप पॉइंट कहना चाहते हैं उसकी बिगिनिंग को ऑल टुगेदर एग्जामिनर एक ही नज़र में देख ले, एक ही नज़र में उसको इवैल्यूएटर को समझ में आ जाए कि आपने क्या बात कहनी शुरू की है, राइट। तो यहाँ पे आप जो है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स पॉलिसीज फ्रॉम 1757 टू 1857 दे दिया, जिसमें आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट के फॉर्मेट में अपने की पॉइंट को यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पॉइंट हम यहाँ पे क्या डालेंगे, अग्रेरियन डिस्ट्रेस। एक पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर देंगे जो हम बोलना चाहते हैं कि जो ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थी उनकी वजह से जो है अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ। अब ये अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट हुआ, उसके रेफरेंस में हमें ब्रिटिशर्स पॉलिसीज के बारे में मेंशन कर देना है। तो कौन सी ब्रिटिशर्स पॉलिसीज थी जो ये अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस क्रिएट कर रही हैं। तो हमने अभी देखा कि हमने दो पॉलिसीज के बारे में डिस्कस किया, एक जमींदारी सिस्टम एंड सब्सिक्वेंट जो दूसरी पॉलिसी है जिसको परमानेंट लैंड सेटलमेंट बोलते हैं, जो कि 1793 में ब्रिटिशर्स लेके आए। इस परमानेंट लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज में जो लैंड की ओनरशिप थी फॉर द टाइम बीइंग वो जमींदार्स को दे दी गई, राइट। परमानेंट लैंड सेटलमेंट जमींदार्स को लैंड दे दिया गया और उनको ये बोला गया है कि आउट ऑफ 11th पार्ट आप जो 10 हिस्सा 10/11 पार्ट जो है ब्रिटिशर्स को दे देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे रेवेन्यू के फॉर्म में, और 1/11 पार्ट ऑफ द रेवेन्यू जो है वो जमींदार खुद रखेंगे और उसकी कल्टीवेशन की जिम्मेदारी ऑल टुगेदर जमींदार की होगी। तो जमींदार को जब ये जमीन दी गई तो उससे डिस्टर्बेंस क्या हुआ कि यहाँ पे जो है अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस कैसे क्रिएट हो रहा है। इसके वजह से जो लैंड का कंसंट्रेशन है, लाइक लैंड कंसंट्रेशन वो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में चला गया। लैंड कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड्स, दैट इज जमींदार के पास ही जमीन है, वही इन्फोर्स करेगा, पॉलिसीज लेके आएगा। एंड क्योंकि लिमिटेशन नहीं थी, ब्रिटिशर्स के साइड से कोई चेक नहीं था कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जितना भी हो रहा है उसका 10/11 पार्ट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जा रहा है और बाकी जमींदार जितना रखना चाहिए। तो जमींदार इन टर्न क्या करेगा, पीजेंट्स को इन्फोर्स करेगा, प्रेशराइज करता है इस पॉलिसीज के एम्बिट में कि मोर एंड मोर क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें। और इन टर्न इन द वर्स्ट कंडीशन अगर कुछ इकोनॉमिक फेलियर हो गई, फेमाइन आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीजेंट्स की होती थी, ना ब्रिटिशर्स की ना जमींदार की। रेवेन्यू माफ नहीं किया जा सकता था। तो वो इन टर्न क्या कर रहा है, वो एक डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। यानी कि अगर क्रॉप का फेलियर हुआ तो पीजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पीजेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए जो लोकल मनी लेंडर्स थे जो पैसे देते थे उनसे पैसे उधार लेते थे और रेवेन्यू देते थे। यानी कि इनडेप्टनेस, कर्ज की जो है सिचुएशन जो है, एक इंपैक्ट ब्रिटिश पॉलिसी का लार्जर ये पड़ा है इनडेप्टनेस का, राइट। सब्सिक्वेंट कन्वेंशनली इंडिया में जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, गेहूं चावल इनकी खेती होती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर शुरू किया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की जो है शुरुआत की, राइट। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से जो नेटिव फार्मिंग थी या जो कन्वेंशनल फार्मिंग थी उनका वो लॉस हुआ। तो ये अग्रिगेरियन डिस्ट्रेस प्रोमिनेंटली इस ब्रिटिशर्स पॉलिसीज की वजह से हुआ। तो ये 3 डायमेंशन आप अपने बॉडी ऑफ द आंसर में दे सकते हैं कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज लेके आई गई, ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज लेके आई गई थी उनका क्या इंपैक्ट पड़ा। तो एक पॉइंट तो ये हम मेंशन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट दूसरा पॉलिसी हम क्या ले सकते हैं, दूसरा जो पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रोमिनेंटली आप समझ कैसे क्या रहे हैं। इतनी ब्रीफ सी आपको जो आइडिया तो होगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू डिबेकल ऑफ द नेटिव इंडस्ट्रीज, जो हमारी अपनी नेटिव इंडस्ट्रीज हैं जो प्रोमिनेंट आज के टाइम पे इंडिया में एमएसएमईज हैं, राइट। डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर उनका लॉस हो जाए, कोई बाहर से कंपनी आ जाए, या किराने या सब्जी बेचने वाला जो है आज के प्रोमिनेंटली हम प्रोमिनेंट ठेले पे से सब्जी खरीदते हैं, किराने की दुकान से सामान लेते हैं, लेकिन बाहर से अगर वॉलमार्ट आ जाए, राइट, तो क्या होगा, इन किराने की दुकानों का नुकसान होगा। तो वो प्रोमिनेंटली उस टर्म को क्या बोलते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल रहे हैं। और ये ब्रिटिशर्स की किन पॉलिसीज की वजह से जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो हुआ टैरिफ पॉलिसीज की वजह से। ब्रिटिशर्स टैरिफ पॉलिसीज लेके आए, राइट। ब्रिटिशर्स पॉलिसीज जो थी वो टैरिफ पॉलिसीज लेके आई, और इन टैरिफ पॉलिसीज ने क्या किया,
इन्होंने जो इंडियन गुड्स जो थे, इंडियन गुड्स है तो उनका रेट हायर कर दिया, राइट। इंडियन गुड्स पे हायर टैरिफ लगाया और अपने गुड्स पे चीपर लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स गुड्स थे वो क्वाइट चीपर हो गए, मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ी, और इंडियन गुड्स जो कि उनके कंपैरिजन में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी से नहीं बन रही है, वो कॉस्टलियर होती गई। तो उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स गुड की मोर डिमांड हुई और इंडिया की जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड कम हुई। तो टैरिफ पॉलिसीज की वजह से जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी नेटिव इंडस्ट्रीज लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, राइट, हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, उनका लॉस होना शुरू हुआ। तो दैट लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये इम्पैक्ट हम यहां बता सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हम अगर हम मेंशन करना चाहें, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन करना चाहें, जैसे ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। तो ट्रेड पे जब हम इम्पैक्ट की बात करेंगे प्रोमिनेंटली, एक सब्सिक्वेंट हम थर्ड पॉइंट यहाँ पे डाल सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड, राइट, इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। अब ट्रेड पे इम्पैक्ट ये पड़ा है कि पहले हमने मेंशन किया कि इंडिया जो है एक्सपोर्ट लेड कंट्री थी, ट्रेड सरप्लस थी, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद यही जो है हमारा ट्रेड सरप्लस की वजह से ट्रेड डेफिशिएंट हो गया, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा करा रहे हैं और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है हमारा कम हो रहा है, राइट, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया से रॉ मटेरियल जो है इंपोर्ट कराते थे, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराते थे और इसी को प्रोसेस करके थोड़ा वैल्यू एडिशन करके वो गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करते थे, राइट। इंडिया एक मार्केट भी थी उनके लिए, यहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर किया और उसको जो प्रोमिनेंटली जो एक्सपोर्ट करके इंडिया में लेके आ रहे हैं, राइट। तो ये उससे क्या हुआ कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, प्रोमिनेंटली इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो गिर रहा है और ब्रिटिशर्स का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इन टर्न जो है ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है, राइट, ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। इन सब्सिक्वेंट कुछ और पॉलिसीज, अब क्योंकि ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी नेवल सुप्रीमेसी रखती थी, तो जो भी इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं, पोर्ट्स हैं, उन पे जो है इंपॉर्टेंट सी रूट्स और पोर्ट्स हैं, उन पे जो है प्रोमिनेंटली ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, प्रिजर्व करेगी, परपेचुएट करेगी सेल्फ इंटरेस्ट को, राइट। उसके वजह से जो इनकी मोनोपोली है, मोनोपोली की वजह से इनके सेल्फ इंटरेस्ट को बेनिफिट मिलेगा, राइट, मोनोपोली की वजह से इनके सेल्फ इंटरेस्ट को मिलेगा, इंडिया के इंटरेस्ट को उतना प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज इंडिया की ट्रेड सरप्लस को ट्रेड डेफिशिएंट बना रही है, राइट। तो ट्रेड पे हम एक इंपैक्ट डाल सकते हैं। सब्सिक्वेंट कुछ और पॉइंट्स हम डाल सकते हैं, जैसे कुछ और पॉइंट्स में हम यहाँ क्या मेंशन करते हैं, फोर्थ पॉइंट पे हम यहाँ डाल सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स ने अपने पॉलिसीज के थ्रू किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या, जैसे रेलवे का डेवलपमेंट, राइट, रेलवे का डेवलपमेंट। तो रेलवे के डेवलपमेंट में, राइट, रेलवे, टेलीग्राफ, इनका डेवलपमेंट किया। और ये बात कही जाती है कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने पहली बार रेलवे लेके आया, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो सेल्फ इंटरेस्ट था। रेलवे का जो डेवलपमेंट इन्होंने किया वो इसलिए किया कि एक पार्ट ऑफ द इंडिया से जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल ले आके दूसरे पार्ट में प्रोसेस करके उसको जो है प्रोमिनेंटली यूज कर सके, यानी कि जो इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन थ्रू दिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया, नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन। और उसका कुछ भी बेनिफिट इंडियंस को नहीं मिला, इसका सारा बेनिफिट किसको मिल रहा है, ब्रिटिशर्स को मिल रहा है। तो उससे क्या क्रिएट हो रहा है, इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है, इनइक्वलिटी क्रिएट हो रही है, पॉवर्टी क्रिएट हो रही है, राइट। ये इनके इंपैक्ट है ब्रिटिशर्स पॉलिसीज के, कि जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इसकी वजह से, राइट। तो ये एक डायमेंशन हम यहां मेंशन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम फिफ्थ पिलर में डाल सकते हैं, वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आरसी दत्त और दाता भाई नेहरू ने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन किया। कार्ल मार्क्स भी इस थ्योरी से कोरिलेटेड थे कि इंडिया का जो वेल्थ है वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, परपेचुएट करने के लिए यूज किया जा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्रिटिक लाइक दादा भाई नेहरू जी हैव टोल्ड कि जो इंडिया का वेल्थ है वो बाहर जा रहा है। और कैसे बाहर जा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट हैं, राइट, जो ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इन इंडिया हैं, ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ जो भी एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी,
राइट, उनकी सैलरीज जो है इंडियन रेवेन्यू से दी जा रही, जो भी इंडियन रेवेन्यू डेवलप हो रहे हैं, इंडियन रेवेन्यू जो भी डेवलप हो रहा है या आ रहा है, इस इंडियन रेवेन्यू से ब्रिटिशर्स के एम्प्लॉइज के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉइज को सैलरी मिल रही है। तो ये इन पॉइंट्स को जो है हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में लिख सकते हैं। ये जो 4-5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इसको 1 by 1 क्या इश्यूज एसोसिएटेड थे, यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी या ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का क्या इम्पैक्ट था, उन पॉलिसीज का रेफरेंस हमने दे दिया। पहले पॉइंट में हमने एग्रीकेरियन डिस्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया, जिसपे एसोसिएटेड जो पॉलिसीज थी, जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट, राइट, एंड सब्सिक्वेंट जो भी इश्यूज एसोसिएटेड, उसके कॉज क्या थे और उसका इफेक्ट क्या था, ये हम अपने पॉइंट्स में डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स की जो टैरिफ पॉलिसीज थी उनकी वजह से, उसकी वजह से जो इंडिया की नेटिव इंडस्ट्रीज का जो है डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस हुआ और ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, परपेचुएट हुए। ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का एक इम्पैक्ट था। सब्सिक्वेंट नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखा था कि ट्रेड का पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। इंडिया एक ट्रेड सरप्लस कंट्री थी, लेकिन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज की वजह से, राइट, हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया और एक्सपोर्ट जो है उसका डाउनफॉल हुआ, राइट।